Hello everyone, welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution. और आज के इस सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे बचते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, और साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिए गए हैं उनको इस सेशन में कवर करेंगे। इससे पहले पंचायती राज का पूरा A to Z भाई, ठीक है, पीसा एक्ट, लेना देना, रियल बेयर एक्ट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन और पीसा एक्ट के रियल टेक्स्ट के थ्रू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जब हम पार्ट 9 को कवर कर चुके हैं, अब पार्ट 9A पे आते हैं, ठीक है। ये देन है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, पार्ट 9 देन थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड, पंचायती राज का बैकग्राउंड एटसेट्रा, ऑलरेडी वो कमेटियाँ एटसेट्रा हम देख चुके हैं पिछले सेशन में, जाकर के वो एक बार देखिएगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि भैया म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। पहली बात, अगर वो बोले कि क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, कंट्री में आप कहते हैं ना कि मेट्रोपोलिस सिटी या फिर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया कहीं पे भी डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं लॉ में? यस, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसे डिफाइन करता है कि एनी सिटी, एनी अर्बन एरिया जिसमें 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो, प्लस ऊपर से गवर्नर ने बाय पब्लिक नोटिफिकेशन उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कंसीडर किया हो, है ना, उसे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, एक गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया हो कि हम इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कंसीडर करेंगे, तो उसे कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। यहाँ से भी एक सवाल वो बना सकता है। अब आते हैं 243Q पे। जैसे मैंने आपको कल बोला कि आपने पार्ट 9 से कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं। 243A पे हमने बोला ग्राम सभा के रिगार्डिंग, 243D पे मैंने बोला रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एक और प्रोविज़न हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा कि ये आप याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा था 243I से, है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, और फिर हमने देखा था 243K इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। तो ये सब आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल मैंने आपको याद करने को बोला था कल। इसमें एक और ऐड कर दो 243Q, है ना, वो यहाँ A के बाद Q ऐड करना है, 243Q। 243Q ठीक वैसे जैसे दो, है ना, 243A कहता है कि देयर शैल बी ग्राम सभा के बारे में प्रोविज़न 243A करता है, वैसे ही सीधे प्रोविज़न 243Q कर रहा है म्यूनसिपैलिटीज़ के रिगार्डिंग कि भैया आपको जो है हर एक स्टेट में, इन एवरी स्टेट, म्यूनसिपैलिटी क्रिएट की जानी चाहिए। 3 तरीके की उन्होंने बताई। नगर पंचायत जो एकदम ट्रांजिशनल एरिया, है ना, हो, जिसमें शहर अभी डेवलप हो रहा हो, वो एक ट्रांजिशनल एरिया है, वो गांव से, ठीक है, वो एक अर्बन एरिया है, रूरल प्लस अर्बन एरिया, वहाँ पे नगर पंचायत क्रिएट की जाए। म्यूनसिपल काउंसिल छोटे अर्बन एरिया के लिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े अर्बन एरिया के लिए। अब इसकी पॉपुलेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की या म्यूनसिपल काउंसिल की क्या होगी, कितनी होगी, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर पे डिसाइड, है ना, करने के लिए रखा हुआ है कि आप डिसाइड करो किसे म्यूनसिपल काउंसिल कहना है, किसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहना है। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट, है ना, स्टेट का लेजिस्लेचर ये डिसाइड करेगा। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि भैया हो सकता है कुछ एक ऐसे एरियाज हो जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पे डेवलप किए गए हो या फिर किए जा सकते हो, जहाँ कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल टाउनशिप, समझ गए, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ठीक है, इन्फोसिस का एक अलग से इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, एक, है ना, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां, फॉर एग्जांपल मान लो अगर एप्पल आ जाए तो वो एक अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से, है ना, जैसे नोएडा में एक, हालांकि वो टाउनशिप तो नहीं कहेंगे, नोएडा में एक सैमसंग का एक बहुत बड़ा एक एरिया है ना, आप अगर बस लगाओ तो उसके अंदर बस चल सकती है बाकायदा। आई डोंट थिंक वो टाउनशिप होगा या नहीं, टाउनशिप के तौर पे रिकॉग्नाइज होगा या नहीं, क्योंकि टाउनशिप उससे भी बड़ा ही होता है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लोगों के लिए एक एरिया को टाउनशिप के तौर पे कंसीडर करे और बोले कि मैं इसका मैनेजमेंट खुद ही करूँगा। तो गवर्नर बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन, एक ऐसे एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर वो बोले कि टाउनशिप इज अ, इंडस्ट्रियल टाउनशिप इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नो, सरकार के सिंपल गैजेट नोटिफिकेशन से टाउनशिप इस्टेब्लिश की जा सकती है। समझ रहे हो? इसके अलावा भी
वेरियस अदर लीगल प्रोविजंस में म्युनिसिपैलिटीज का रोल अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप्स की म्युनिसिपैलिटीज को एक बार स्टडी कर लेते हैं। एक होता है आपका म्युनिसिपल, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भाई साहब सभी, है ना, एकदम बड़े टाइप की म्युनिसिपैलिटीज होती है। सबसे बड़े जो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में देखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, इसके चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होंगे, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, क्या इसकी पावर होगी, ब्रॉडली वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बट मेनली लगभग हर स्टेट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, हाँ ठीक है, एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर ये फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जो मेंबर्स हैं म्युनिसिपैलिटी के, किसी भी म्युनिसिपैलिटी के, वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। लेकिन एक होता है इसके ऊपर मेयर। अब मेयर कैसे इलेक्ट होगा ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो दूसरा होता है मेयर। मेयर इलेक्ट कैसे होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लॉ मेयर होता है, ठीक है। मेयर के बाद एक होता है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि नॉर्मली एक सीनियर आईएएस, तो क्या मतलब ऐसे 7-8 साल की सीनियरिटी वाला एक आईएएस ऑफिसर, वो सीईओ भी बन जाता है इसका, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो ये होता है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी मेयर के पास इसमें उतनी सब्सटेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती, क्योंकि यहाँ बैठा है आईएएस अब्बा। तो अब्बा जान जो है इनको नॉर्मली पावर्स उतनी एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं। तो मेयर एक तरीके से होती तो पावरफुल पोस्ट है, अर्बन एरिया में डायरेक्ट कांटेक्ट लोगों के साथ है, उस करके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगी, लेकिन जो मेजरली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सीईओ अपने पास रखता है। फिर आता है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। म्युनिसिपल जो बेसिकली म्युनिसिपैलिटी, या फिर आप इसे कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, वो थोड़ी है, ये म्युनिसिपैलिटी ही, ये भी म्युनिसिपैलिटी ही है, लेकिन ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से थोड़े छोटे एरिया के लिए, ठीक है, बनाई जाती है। क्योंकि ये थोड़ा छोटा एरिया है, तो भाई साहब इसका जो प्रेसिडेंट है ना, मेयर नॉर्मली उसे नहीं कहते हैं, प्रेसिडेंट इसे कहते हैं, प्रेसिडेंट या चेयरमैन। तो जो इसका प्रेसिडेंट है, अब क्योंकि ये छोटा एरिया है तो आईएएस तो सरकार यहाँ बैठाएगी नहीं, इसके सेक्रेटरी या फिर इसके सीईओ के तौर पे आईएएस को तो नहीं बैठाया जाएगा, कोई नॉर्मल ऑफिसर होगा। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि इस तरीके की जो म्युनिसिपल काउंसिल है, इसके प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स देखी गई है, ठीक है। फिर हमने देख लिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप, है ना, टाउनशिप हमने देख लिया। टाउनशिप का तो अभी देखा कि ये कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है, प्रोवाइडेड कि गवर्नर उसके लिए एक प्रोविज़न करे, ठीक है। फिर एक आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है। ये नोटिफाइड एरिया कमेटी भाई साहब, ये कमेटी नाम से पता चल रहा है कि ये नोटिफाइड है, दैट मीन्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बनी हुई है। ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कैसी है, पब्लिक नोटिफिकेशन से, गैजेट नोटिफिकेशन से बनाई गई एक नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है ना। और ये नॉर्मली अगेन जो भी ऐसे ट्रांजिशनल जो एरिया है, अर्बन एरिया है ना, जो फास्ट बहुत ही रैपिडली जो अर्बन टाउनशिप में कन्वर्ट हो रही हो और किसी अदर डेफिनेशन में फिट ना बैठती हो, तो टेम्परेरी मेजर के तौर पे उसे नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है ना। और नॉर्मली इसमें अब देखो नोटिफाइड एरिया कमेटी में वो सरकार तय करेगी कि इसके रिप्रेजेंटेटिव कैसे होंगे। ये इलेक्टेड भी हो सकती है, नॉमिनेटेड भी हो सकती है, पार्टली इलेक्टेड भी, पार्टली नॉमिनेटेड भी, बट मोस्टली ये, ठीक है, मोस्टली ये नॉमिनेटेड बॉडी होती है मोस्टली। अब अगेन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है भाई कि नोटिफाइड एरिया कमेटी को, क्योंकि देयर इज नो लीगल, है ना, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सरकार ये तय करेगी, ठीक है। एक ऐसा ही होता है टाउन एरिया, है ना, टाउन एरिया कमेटी। तो वो टाउन एरिया कमेटी भी एक टाउन के पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाई जाती है ना। वो कुछ ऐसा एरिया होता है जो ना तो नगर पंचायत लायक छोटा होता है, ना म्युनिसिपल काउंसिल लायक बड़ा होता है। तो एक छोटा टाउनशिप के लिए अलग से एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई जा सकती है ना। वो पूरी काउंसिल नहीं होगी, वो एक स्टैट्यूटरी कमेटी होगी वहाँ के मैनेजमेंट के लिए, टाउन एरिया कमेटी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टाउन एरिया कमेटी को भी बना सकती है। इतनी भाग भसड़ नहीं करनी है ना। नॉर्मली इनमें से ये दो कैटेगरियाँ आपने पढ़नी ज़रूर है। टाउनशिप का भी देखना है कि कौन इसे इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट।
तब अगर गवर्नर प्रोवाइड करे तो, ठीक है। फिर देखिए, फिर कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड पे हो सकता है आपसे सवाल पूछे, लेकिन मुश्किल ही है पूछना। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं नॉर्मली, राइट। और ये स्टेटूटरी बॉडीज हैं, ठीक है, कैंटोनमेंट एक्ट के तहत ये बनाई जाती है, स्टेटूटरी बॉडी होती है। अब इसमें पार्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं। जो किसी, है ना, फौजियों की कैंटोनमेंट, जो कैंट एरिया है, वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर इस बोर्ड का चेयरमैन होता है ना। इसके अलावा कुछ मिलिट्री ऑफिसर, कुछ हेल्थ ऑफिसर, है ना, लोकल अदर रिप्रेजेंटेटिव, और कैंटोनमेंट में रहने वाले सिविलियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, वो सब लोग इसमें इस बोर्ड का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, और इसका एक सीईओ भी बनाया जाता है। वो सीईओ बनाया जाएगा भाई साहब, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करते हैं। और नॉर्मली वो जो IDAS ऑफिसर होते हैं, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर, वो इस कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ बनते हैं। और नॉर्मली जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो इनके पास रहती है, ठीक है। अब ये हो गया एक ब्रॉड, है ना, ऐसे ही आपके वो क्या कहते हैं, इंडियन पोर्ट एक्ट के तहत पोर्ट ट्रस्ट भी बनाए जाते हैं, पोर्ट ट्रस्ट, है ना। तो वो अलग अलग पोर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। फिर उतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि उतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। ये कुछ कैटेगरियां अभी हम पढ़ चुके हैं, इनके रिगार्डिंग प्रोविज़न अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या प्रोविज़न किए गए। देखो, म्यूनसिपैलिटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि, है ना, जैसे हमने कल पंचायत के लिए देखा कि तीनों लेवल की पंचायत में जो पंचायत के मेंबर है, चेयरपर्सन नहीं, जो मेंबर है, तीनों लेवल की पंचायत में पंचायत के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। जो ऊपर के 2 लेवल की पंचायत है उसके चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, और नीचे की जो ग्राम पंचायत है उसका चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होना था, उसका चेयरपर्सन इलेक्ट होना था एज स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। सिमिलर प्रोविजन यहां भी है, जितनी भी म्यूनसिपैलिटी है सबके जो मेंबर है भाई साहब, वो सारे मेंबर हर एक वार्ड से इलेक्ट किए जाएंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, जो मेंबर है, वार्ड मेंबर, ठीक है। लेकिन जो उनका चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होना है म्यूनसिपैलिटी का, ये स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा। डायरेक्टली इलेक्ट होना है लोगों के द्वारा, है ना, मेयर, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना है बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स, तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन करेगा। सिमिलरली देखिए, जैसे हमने कल देखा था कि इंटरमीडिएट लेवल के, मतलब बीच वाली पंचायत और जिला पंचायत, है ना, इन 2 पंचायतों में जो हाउस ऑफ पीपल, है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और MLA और MLC, इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में कौन वो बनाएगा, ठीक है, प्रोविजन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलरली जो म्यूनसिपैलिटी में भी इनके, है ना, जो MLA है, MP है और MLCs हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन पे भी जो प्रोविज़न बनाया जाएगा कि क्या इन्हें उनकी मीटिंग्स में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, तो क्या ये उनके मेंबर कंसीडर किए जाएंगे, तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। मतलब इनको रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। अगर वो बोले कि दे मैंडेटरीली हैव टू बी मेड मेंबर्स, नो, वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल नॉलेज इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी हो, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी लॉ बनाएगा। मैंडेटरी है क्या? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड। अगर प्रोवाइड किया तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, ये स्पेशल नॉलेज वाले लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। मेंबरशिप विदाउट राइट टू वोट, ये ध्यान में रखना है। MLA MLCs वगैरह के पास होगा, क्या होगा, इनके पास राइट टू वोट होगा, लेकिन इसके पास नहीं होगा जो स्पेशल नॉलेज है। क्या बासड़ वाली प्रोविजन करके रखे हैं, समझ रहे हो, क्या प्रोविजन करके रखे हैं भाई। इनके पास होना चाहिए राइट टू वोट। इनका तो मतलब देखो, अगर तो क्वालिटी हो इंसान की तब तो मान भी ले, लेकिन अदरवाइज, है ना, सिर्फ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, है ना, हम एरिस्टोटल को, हम प्लेटो को, इन्हें गलत नहीं बता सकते, समझ रहे हो। तो वो बात है। आगे देखते हैं। फिर आता है कि भैया वार्ड कमेटियां। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी किया गया है कि मान लो कोई म्यूनसिपैलिटी इतनी बड़ी है कि 3 लाख से ज़्यादा उसके, है ना, 3 लाख से ज़्यादा उसके मेंबर, है ना, उसमें लोग हैं, पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है, तो भाई उसके
एक प्रॉपर है ना मैनेजमेंट के लिए उस म्यूनसिपैलिटी को अलग अलग वार्डों में आप बांट सकते हैं। वार्ड है ना, वार्ड में वार्ड कमेटी बनाई जाएगी। अब वो वार्ड कमेटी एक वार्ड के लिए अलग से बनाई जा सकती है, या 2 वार्ड के लिए, 3 वार्ड के लिए, 4 वार्ड के लिए इकट्ठे भी बनाई जा सकती है। इन केस वो वार्ड कमेटी अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग बनाई गई है, तो वो जो वार्ड मेंबर है, देखो वार्ड कमेटी में कौन लोग आएंगे? वार्ड कमेटी में वो लोग आएंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करे। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना करके बताएगा कि इस वार्ड कमेटी बनाई जा रही है एक वार्ड के लिए। म्यूनसिपैलिटी में हो सकते हैं 30 वार्ड, ये अलग अलग वार्ड है। इस एक वार्ड की मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है, या 10 वार्ड की मैनेजमेंट के लिए अलग से एक कमेटी बनाई जा सकती है। इन वार्ड्स के मेंबर कौन होंगे? इन वार्ड्स के मेंबर होंगे एज स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। दैट मीन्स अ वार्ड कमेटी, यहां से मैं इसलिए एम्फेसाइज करके बता रहा हूं, देखो भाई इस साल का CISF का पेपर देख लेना, मैं कल उस पर बनाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा। वो जितने डेप्थ पे भाई वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खाल उधेड़े दे रहे हैं, वो खाल उधेड़े दे रहे हैं, वो समझ रहे हो, लॉज की इतने डेप्थ पे वो सवाल पूछ रहे हैं, मजाक नहीं है वो। इसलिए मैं एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से थक चुका है वो, यहाँ से सवाल बना के अगर बनाना है तो इस डेप्थ से वो सवाल बनाएगा। और बहुत ध्यान से सुनो कि वार्ड कमेटी बनाई जा सकती है, हो सकता है एक वार्ड के लिए बनाए, हो सकता है 10 वार्ड के लिए इकट्ठे बनाए, 20 वार्ड के लिए इकट्ठे बनाए, जितने वार्ड होंगे सबके लिए भी इकट्ठे बना दे। अलग बात है स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा कि उस वार्ड कमेटी के मेंबर कौन होंगे। दैट मीन्स अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि द मेंबर्स ऑफ वार्ड कमेटी नेसेसरली हैव टू बी द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, स्टेटमेंट गलत होगी। इवन वो मेंबर जो म्युनिसिपैलिटी के मेंबर नहीं है ना, वो मेंबर भी वार्ड कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, वहां के लोकल लोग कुछ। लेकिन और दूसरी बात, उस वार्ड कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, है ना, इसके लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन कर सकती है, अनलेस सो प्रोवाइडेड। नॉर्मली वार्ड कमेटी का मेंबर चेयरपर्सन कौन होगा? वार्ड कमेटी का चेयरपर्सन इन केस हर वार्ड के लिए अलग से, या फिर एक वार्ड के लिए एक कमेटी वाला सिस्टम हो, तो उस वार्ड को म्युनिसिपैलिटी में रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर उस वार्ड कमेटी का चेयरमैन होगा। अगर 2 वार्ड या 2 से अधिक वार्ड के लिए वार्ड कमेटी बनाई गई हो, तो उन सारे वार्ड मेंबर्स में से किसी एक, है ना, वार्ड मेंबर माने वार्ड को रिप्रेजेंट करने वाला, म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल वार्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वार्ड मेंबर, तो उन वार्ड मेंबरों में से किसी एक को चेयरपर्सन चुना जाएगा। सिंपल बात, इतनी, है ना, नो बकवास इसके आगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। लक्ष्मीकांत में ये चीजें नहीं मिलेगी आपको, ये चीजें नहीं मिलेंगी भाई। वहां बस ये लिखा हुआ है कि 3 लाख से ज्यादा हो तो वार्ड कमेटी, यहां से सवाल बनाया जा रहा हो। फिर रिजर्वेशन फॉर सीट 243D मैंने आपको याद करने को बोला था रिजर्वेशन के लिए, डी के आगे टी लगा दो। DTE डाउन टू अर्थ है ना, पढ़ा है ना DTE, तो डी के आगे टी लगा दो, डाउन टू अर्थ। यहाँ रिजर्वेशन का वही प्रोविजन जो हमने कल पढ़े ना, वही प्रोविजन SC और ST के लिए प्रोविजन। कितना, क्या ये प्रोविजन 15% और 7.5% है? नो। कितना है? प्रोपोर्शनेट। कितना प्रोपोर्शनेट? जितनी इनकी पॉपुलेशन हो उस पर्टिकुलर सिटी में, उतनी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से SC और ST को रिजर्वेशन वहां पे दिया जाए। 1/3 रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन वहां पे दिया जाए। अगली बात कि OBC के लिए भी रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो अगर वो बोले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ OBCs in municipalities, municipal areas, no, statement गलत होगी। Constitution does not provide for reservation of OBCs in municipalities. Constitution enables the state to provide for, समझ रहे हो, enables the state, उसके बाद to provide for reservation of OBCs, समझ रहे हो। बस इतनी सी बात है। अगली बात, हमने कल पढ़ा था कि SCs, STs, है ना, वुमेन का अलग से, वो तो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड कर रहा था। SCs और ST का जो चेयरपर्सन, मतलब पंचायत में जो चेयरपर्सन की रिजर्वेशन थी, वो चेयरपर्सन की सीट की रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की गई थी पंचायत में, कि कितनी चेयरपर्सन की सीटें रिजर्वेशन हो किसी एक स्टेट में, तो वो कितनी रिजर्वेशन होनी थी SC और ST के लिए, इन प्रोपोर्शन to their share in the population in the state,
दैट मीन्स अगर उस स्टेट में है ना 10% SC है, 5% ST है, तो 15% चेयरपर्सन भी रिजर्व होंगे पूरे स्टेट में, कहीं भी कहीं भी कहीं भी। चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की सीटें भी रिजर्व होगी। बट इन इस वाले केस में इस तरीके से जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड, तो यहाँ वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन प्रोपोर्शन है ना, मतलब ये मैं आपको थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ, हालांकि इतने डेप्थ पे वो नहीं पूछेंगे, बट है ना अगर किसी को अगले साल के लिए है ना करना हो तो आप इतने डेप्थ में स्टडी इसे कर भी सकते हैं। कि इस वाले केस में म्युनिसिपल चेयरपर्सन के केस में, क्योंकि भाई म्युनिसिपल चेयरपर्सन एक स्टेट में होंगे ही कैसे, कितने, छोटा स्टेट हो तो 3-4, बड़ा स्टेट हो यूपी जैसा मान लो स्टेट हो तो कितने कर हो जाएंगे, है ना, हाँ, मान लो 80 हुए, 90 हुए, 100 हुए, तो भैया कौन सी म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन रिजर्व होगा, कौन सी का नहीं, ये प्रोविज़न कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर अलग से। अदरवाइज पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से करने लगे तो हो सकता है कि कहीं पे मान लो ये म्युनिसिपैलिटी ही 3 हो यार, उनमें से है ना पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करेंगे आप। तो इसलिए ये बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर भाई तुम शांति से इस पर फैसला लो, बैठो आराम से, सीधी बात। अब देखो ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग वही प्रोविजन है जो हमने पंचायत के बारे में पढ़ा था। कितनी ड्यूरेशन है, 5 साल तक भाई साहब ये नॉर्मली काम करेगी। अगर बीच में डिसॉल्व कर दी गई बाय स्टेट गवर्नमेंट तो भाई साहब विद इन 6 मंथ्स री इलेक्शन करना पड़ेगा। क्या हर हाल में 6 महीने के अंदर री इलेक्शन करना है? नहीं। कब नहीं करना है? जब डेट ऑफ डिसोल्यूशन और डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द टर्म के बीच का डिफरेंस लेस देन 6 मंथ्स हो। अगर लेस देन 6 मंथ्स ये बीच का डिफरेंस है तो भाई साहब जरूरी नहीं है री इलेक्शन करवाना विद इन 6 मंथ्स। क्यों? कि भैया अगली ही फुल टर्म का कर दो। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटी आपकी मान लो डिसॉल्व हो गई है, जो म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गई है, तो जो री इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी होगी वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही वो काम करेगी, वो फुल टर्म के लिए काम नहीं करेगी। सिंपल बात, कल भी हमने पंचायत के बारे में पढ़ा। डिस्क्वालिफिकेशन सेम वही बात जो हमने कल पढ़ी। भाई अगर वो स्टेटमेंट दे दे, मैं कान दिमाग सब खोल के ये बात पढ़ लो, बहुत ध्यान से इस क्लॉज को पढ़ो कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी। नंबर 1, वो जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना के बताए, पहली डिस्क्वालिफिकेशन वो होगी। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना के बता सकता है कि सच एंड सच पर्सन स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए भी डिस्क्वालिफाइड है। दैट मीन्स अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द मेंबरशिप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल। इतनी सी बात है, इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ जरूर ये है कि आप ये बोल के उसे डिस्क्वालिफाई नहीं कर सकते हालांकि कि भैया इसकी 25 साल एज नहीं है। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल मेंबर बनने के लिए 21 साल एज रखी गई है। ये यहाँ पे अलग से क्लैरिफिकेशन दी गई है। सिंपल बात। पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी क्या होगी, है ना, जो 12वें से कल हमने 11वां 11 शेड्यूल देखा, नॉर्मल था, देखने की क्या जरूरत थी भाई, वही सारे काम है ना, छोटे हॉस्पिटल लेना देना, वही इनका सड़क लेना देना, है ना, वो एडवर्टीजमेंट टैक्स एटसेट्रा, इस तरीके के जो काम है, ऐसे 18 काम लिखे हुए हैं 12th शेड्यूल में, है ना। फालतू में जा करके वो सब चीज़ें क्यों देखना, है ना। 12th शेड्यूल, जो 11th शेड्यूल हमने कल पढ़ा उसमें 29 फंक्शन थे पंचायत के। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई, क्या 29 के 29 फंक्शन पंचायत के अंदर आते हैं? नहीं, वो फंक्शन है जो उनको दिए जा सकते हैं, दे नहीं दिए गए हैं। स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा कि उन 29 में से पंचायतों को कितने फंक्शन मिलेंगे। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा कि 12वें शेड्यूल में मेंशन किए गए, 12th शेड्यूल में मेंशन किए गए 18 फंक्शंस में से, 18 फंक्शंस में से हाउ मेनी ऑफ देम आर टू बी एक्सरसाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय बाय म्युनिसिपैलिटीज। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। इतनी सी बात है, बाकी क्यों भाग भसड़। फिर देखिए, टैक्स को इम्पोज करने की अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर दे सकता है।
टैक्स इम्पोज करने की अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर दे सकता है। वही सब बात जो हमने कल पढ़ी, सेम वैसे वैसे कि भैया म्यूनसिपल टैक्सेज एक्सेट्रा, इस तरीके की टैक्सेज म्यूनसिपैलिटी लगा सकती है अपनी मर्जी से, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर उन्हें जिन जिन कामों के लिए ऑथराइज करे उन कामों के लिए। फिर कहते हैं कि भैया फाइनेंस कमीशन, कल हमने पढ़ा था 243I, ठीक है, कि भैया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय होम, बाय गवर्नर, है ना। और इम्पॉर्टेंट बात है कि भैया गवर्नर फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा किन किन कामों के लिए, कि जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसमें से कितना हिस्सा पंचायतों को जाए, कितना हिस्सा स्टेट को जाए, ये फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। क्या क्या टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह हो जो पंचायतों को दिए जाएं, ठीक है, ये डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस रिकमेंडेटरी इन नेचर होगी, सरकार पे वो बाइंडिंग नहीं है, बट अगर सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन टू बी मेड बाय द कमीशन, है ना, टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, कि आपने वो लागू क्यों नहीं की, इसकी एक्सप्लेनेशन सरकार को फिर देनी होगी। ये बात कहाँ लिखी गई है? फाइनेंस कमीशन के बारे में। फिर वही बात कि स्टेट लेजिस्लेचर फिर प्रोविज़न करेगी कि म्यूनसिपैलिटीज़ का ऑडिट कैसे करना है। ऑडिटिंग के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर को अगर वो बोले कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी ऑडिटिंग करता है क्या? नो, कैग नहीं करता है, सिंपल बात है। फिर देखिए इलेक्शंस, कौन इलेक्शन कंडक्टर आएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। किसके तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? आर्टिकल 243 के तहत। कौन इसे अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह कहीं प्रोवाइड की गई है क्या? नहीं प्रोवाइड की गई है, गवर्नर इन्हें अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टर्म ऑफ सर्विस है ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नर। लेकिन इनके डिसएडवांटेज के लिए वो है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह नहीं लाई जा सकती है ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई साहब इनका जो रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस है, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स हो रहा है एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। दैट मीन्स their removal is subject to judges inquiry procedure established by the Judges Inquiry Act and on the grounds of proved misbehavior and incapacity। तो गवर्नर है ना, जो इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एटसेट्रा, वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर चुके। फिर देखिए पंचायत के बारे में हमने देखा था कि पंचायत का जो प्रोविज़न है यूटीज़ में भी लागू होगा, पर प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करके ये बताए कि ठीक है, पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविज़न है ये सच एंड सच मॉडिफिकेशंस के साथ यूटीज़ में लागू होंगे, है ना। प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट? बिकॉज दे आर यूनियन टेरिटरीज, दे आर टेरिटरीज ऑफ यूनियन, समझ रहे हो। तो प्रेसिडेंट के पास वो अथॉरिटी दी गई है, नो डाउट। लेकिन सेम प्रोविज़न यूटीज़ के बारे में भी, यूएलबीज़ के बारे में भी दिया गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ भी सच एंड सच इसी तरीके की जो मॉडिफिकेशन है और एक्सेप्शंस है वैसी ठीक है, मॉडिफिकेशंस के तहत, ठीक है, प्रेसिडेंट भी वैसी मॉडिफिकेशन के साथ जो यूएलबीज़ के प्रोविज़न है यूटीज़ में लागू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कल हमने देखा था कि जो पंचायत, दैट मीन्स जो पार्ट 9 हमने कल पढ़ा पंचायत से रिलेटेड, वो पार्ट कुछ एरियाज में लागू नहीं हो रहा था। किन में? 5th शेड्यूल एरिया में, है ना, 6th शेड्यूल एरिया में, और 3 स्टेट्स में मैंडेटरली नहीं। कौन सा? नागालैंड, मणिपुर, मैंने बताया था एनएम स्क्वायर, मणिपुर एंड मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में तो पूरे स्टेट में लागू नहीं हो रही है आपका पार्ट 9, है ना। उसके बाद हमने देखा था त्रिपुरा के जो हिल डिस्ट्रिक्ट है ना, जो हिल काउंसिल्स हैं, दार्जिलिंग हिल काउंसिल है, गोरखा हिल काउंसिल, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखे थे। और आई थिंक अरुणाचल प्रदेश का भी एक कोई हिल काउंसिल एटसेट्रा हमने कुछ देखा था। इस तरीके के कुछ प्रोविज़न है अलग अलग जगह पे कि यहाँ ये लागू नहीं होंगे। मैंडेटरली 5th एंड 6th शेड्यूल में आपके वहाँ वो लागू नहीं हो रहे हैं। और पंचायती राज वाला जो प्रोविज़न है वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी लागू नहीं हो रहा था। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देखे हुए हैं। इम्पोर्टेंट बात है
स्केड्यूल्ड एरिया जो फिफ्थ शेड्यूल है और सिक्स शेड्यूल के एरियाज हैं, उन एरियाज में म्युनिसिपल है ना, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो भी लागू नहीं हो रहे, है ना। म्युनिसिपल प्रोविजन भी फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एरिया में लागू नहीं हो रहा है। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे भी म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविज़न लागू नहीं हो रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। लेकिन पार्लियामेंट कानून बना करके जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरिया है वहाँ पे इसे लागू करवा सकती है। सेम प्रोविज़न हमने देखा था पंचायत के रिगार्डिंग। तो है ना, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने बनाया पीसा एक्ट। पीसा एक्ट के प्रोविज़न हमने कल पीसा एक्ट पढ़ के बताया। पीसा एक्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल एरिया पे लागू हो रहा है, सिक्स्थ पे नहीं। दैट मीन्स ट्राइबल एरिया पे वो लागू नहीं होता है, शेड्यूल एरिया में लागू होता है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में वो लागू हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो आपको स्टेटमेंट दे देगी पीसा एक्ट इनमें से कौन कौन से प्रोविजंस को एक्सटेंड करता है फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज टू द शेड्यूल्ड एरिया, ऑप्शन में दे दे कि द प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन 2 में वो दे दे कि द प्रोविजंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, यूएलबीज का प्रोविजन वो एक्सटेंड कर ही नहीं रहा है। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ अगर वो स्टेटमेंट दे दे एज ऑफ नाउ पार्ट 9A डज नॉट एक्सटेंड टू एनी फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल एरिया, स्टेटमेंट सही होगी। फिर अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि एज ऑफ नाउ देर इज नो म्युनिसिपैलिटी फंक्शनिंग इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा जानने के लिए मैंने भी कोशिश करी कि जैसे पीसा एक्ट बनाया गया है फॉर पंचायत, क्या ऐसा कोई म्युनिसिपैलिटी के लिए एक्ट बनाया गया है? बनाया जाने की कोशिश की गई थी। मीसा एक्ट बनाए जाने की कोशिश की गई थी। 2003 में ये एक्ट बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक वैसे जैसे पीसा वैसे ही मीसा 2001 में एक बिल लाया गया था, 2003 में इसको ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इनफैक्ट डाउन टू अर्थ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 181 म्युनिसिपैलिटीज आर फंक्शनिंग इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज अनकॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो म्युनिसिपल जो एरियाज हैं प्रोविजन है वो वहाँ तक एक्सटेंड ही नहीं किए गए हैं, बावजूद इसके वहाँ म्युनिसिपैलिटीज जो है वो काम कर रही है। ये बात चैलेंज भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को मैलाफाइड डिक्लेयर करके है ना उन म्युनिसिपैलिटीज़ को उस वक्त उन्हें उन सिविक बॉडीज़ को वहाँ से वो रिजेक्ट नहीं किया। इन एरियाज़ में अभी भी फंक्शन हो रही है। इनफैक्ट जो जाजा कमेटी है और दिलीप सिंह भुरिया कमेटी, अगर है ना ये दोनों कमेटियाँ, भुरिया कमेटी, दिलीप सिंह भुरिया कमेटी और जाजा कमेटी, ये दोनों कमेटियाँ एसटीज़ के रिगार्डिंग उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई गई थी। तो भुरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही पीसा बना था, पीसा एक्ट। तो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी ने मीसा भी वहाँ पे उस टाइम सजेस्ट किया था कि मीसा बिल भी बनाया जाए म्युनिसिपैलिटी के एक्सटेंशन के लिए, लेकिन ये अभी तक आपका मीसा लागू नहीं हुआ है। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एज दिलीप सिंह भुरिया कमेटी हैज़ रिपोर्टेड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके अराउंड कहीं से वो स्टेटमेंट आपको बना के दे तो वो स्टेटमेंट में आपको फेल नहीं होना है। अब आते हैं मेन प्रोविज़न में। वो आपको स्टेटमेंट में देगा दो चीज़ें। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये कौन से एक्ट के तहत बनाई गई? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना 73rd नहीं। दूसरा है ना मेट्रोपॉलिटन जो एक प्लानिंग कमेटी है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ये भी किसके तहत बनाई गई है? 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में इनके अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आप फालतू में भूल जाएंगे और मुश्किल से है ना, मुश्किल से आपको कुछ याद भी रहेगा। लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बन रही है, जो डीपीसी बन रही है, इस डीपीसी में कौन कौन लोग आएंगे? इस डीपीसी में भाई साहब ऐसे मेंबर आएंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर तय करे कि कौन कौन इसके मेंबर होंगे और कैसे कैसे इलेक्ट होंगे, समझ रहे हो? तो इसमें इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होंगे? जो उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही पंचायत हैं, प्लस
उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही म्यूनसिपैलिटीज हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, तो वो जो पंचायत हैं और जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर रेशो बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया की पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मान लो रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन है 20%, रूरल पॉपुलेशन है 80%, तो जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव डीपीसी के मेंबर को चुनेंगे, है ना, जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव डीपीसी के मेंबर्स को चुनेंगे वो होंगे 80%, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा लगभग 80%, म्यूनसिपैलिटी का लगभग 20%, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। समझ रहे हो? तो ये बात है। अगली बात कि भैया जो इसके, है ना, जो इसके 4/5 मेंबर हैं वो इलेक्टेड ही होने चाहिए। दैट मीन्स 1/5, मैक्स टू मैक्स 1/5 नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं। ऐसा हमने कल पीसा में देखा था कि भैया पीसा में जो स्केड्यूल्ड एरिया है ना, वहाँ जो स्केड्यूल्ड एरिया की ट्राइबल पंचायत बन रही है, हो सकता है कि उस, है ना, वो वहाँ पे इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत में, इन बड़ी पंचायतों में हो सकता है कि कोई एक ट्राइब सफिशेंटली रिप्रेजेंटेड ना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट मैक्स टू मैक्स 10% लोगों को वहाँ नॉमिनेट भी कर सकती है, ऐसे ट्राइब से जो वहाँ सफिशेंटली रिप्रेजेंटेड ना हो। तो पीसा एक्ट में रिप्रेजेंटेशन कितना है? 10%। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में नॉमिनेशन का जो पार्टी है ना, जो पावर है वो कितनी है? 1/5। दैट मीन्स कितना हुआ? 20%। 20% नॉमिनेट किया जा सकता है डीपीसी में। ऐसे ही जो म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटी है, सेम वहाँ पे भी चलता है, पंचायत और म्यूनसिपल, है ना। तो पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटी में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और म्यूनसिपल एरिया से भी चुन के आते हैं। लेकिन म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटी में जो इलेक्टेड मेंबरशिप है वो 2/3 हो सकती है। दैट मीन्स 1/3 नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट 1/3 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है। आई थिंक यही जो है, हाँ, 2/3 जो है ये इलेक्टेड होकर के आने चाहिए फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी, एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत वो जो है इलेक्ट होकर के आएंगे। क्लियर? तो ये बात कौन इलेक्ट करेगा? म्यूनसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर और पंचायत के जो चेयरपर्सन है ये अपने में से इलेक्ट करेंगे, है ना। ये बेसिकली इलेक्ट करके भेजेंगे म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटी को। अब ये जो प्लानिंग कमेटियां हैं डीपीसी और एमपीसी, ये बेसिकली प्लान तैयार करेगी इस तरीके से कि जो पंचायतों के प्लान है और म्यूनसिपैलिटियों के प्लान है ये कन्वर्ज करे, इस तरीके से कि ये जो प्लान्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के साथ अलाइंड हो, है ना। तो ये इनके पास मेनली प्लानिंग पावर्स है, और अपना जो प्लान है ये फिर किसी ऐसी कमेटी के पास रखेंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड है। समझ रहे हो? तो स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा कि इनके द्वारा जो प्रिपेयर्ड प्लान है उसको रिव्यू कौन करेगा, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसका प्रोविज़न भी कौन तय करेगा। मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सारी, हाँ ठीक है, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के पास वो सारी पावर्स है इसके रिगार्डिंग कि जो इन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है उसको रिव्यू कौन करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ध्यान बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान में देनी है कि ये दोनों कमेटियाँ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर पार्ट 9A के अंडर बनी हुई है, पार्ट 9 के अंडर नहीं, है ना। यहीं से वो सवाल ज़्यादा पूछेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन या नॉमिनेशन पे पूछ सकते हैं कि भैया रिप्रेजेंटेशन कौन कौन कर रहा है, क्या डीपीसी में सिर्फ पंचायतों का रिप्रेजेंटेशन है, म्यूनसिपैलिटियों का नहीं? नो, है ना, वहाँ पे फॉल करने वाली पंचायत म्यूनसिपैलिटी दोनों का। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी में क्या सिर्फ म्यूनसिपैलिटियों का रिप्रेजेंटेशन है, पंचायतों का नहीं? नो, है ना, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। बस इसी लेवल का यहाँ से वो सवाल पूछेंगे, इतना ज़्यादा रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसा हमने पंचायत के बारे में देखा कि कोर्ट पे बार लगाया गया है कि आप इलेक्टोरल मैटर में दखल अंदाजी ना दें, कब कब, जब डिलिमिटेशन होना हो तब भी नहीं। दूसरी बात कि, है ना, और कोर्ट दखल अंदाजी कब देगा? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसे एनेबल किया हो। तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके बताएगा कि अगर इलेक्शन पिटीशन लगानी है म्यूनसिपल और पंचायत के इलेक्शन के लिए तो वो कौन से कोर्ट में लगाई जाए, ये प्रोविज़न कौन करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सिंपल बात।
अब आते हैं इस पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये मैं पढ़ा है ना, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है अमित शाह जी के अंडर। दूसरी बात कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की, पीएससीज बनाने की हमारी आजकल मुहिम चल रही है। आई थिंक सरकार जो टारगेट कर रही है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, मोर देन 1 लाख पीएससीज को अगले 5 साल में सरकार कोशिश कर रही है कि बनाई जाए इंडिया में। 10,000 रिसेंटली बनाई गई थी, इस पर न्यूज़ भी छापी गई थी। नंबर 2 इसलिए। नंबर 3, 2022 में देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट इसी पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, दैट वाज राजेंद्र शाह केस। राजेंद्र शाह केस, 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 2:1 डिसाइडेड कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला प्रोविज़न है जो कि लाया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में, इसे तब से लेके राजेंद्र शाह ने चैलेंज कर रखा था। कौन से ग्राउंड पे? ग्राउंड था फेडरलिज्म का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो हमारी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, तो इस पे सेंटर ने लॉ कैसे बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसे कैसे करवा दिया कि वो स्टेट पे भी एनफोर्स हो। ये स्टेट की पावर आपने ले ली है। तो बाय अ 2:1 मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का ब्रीच करना है, तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का 97th अमेंडमेंट वाला जो हिस्सा है हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम ये डिक्लेयर करेंगे कि ये हिस्सा स्टेट कोऑपरेटिव्स पे लागू नहीं होगा। वो कोऑपरेटिव्स जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बनी हुई है, उन कोऑपरेटिव्स पे ये लागू नहीं होगा, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे ही लागू हो रहा है। एज ऑफ नाउ देखो स्टेटमेंट में वो यही पूछेगा कि जो पार्ट 9B है, क्या ये स्टेट कोऑपरेटिव पे लागू हो रहा है? नो, एज ऑफ नाउ ये नहीं हो रहा है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन राजेंद्र शाह केस। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ज़्यादा है ना, ज़्यादा हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जरूरी है। नंबर 1, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कौन से? इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये अब स्टेट डिसाइड कर रहा है, अब ये नहीं लग रहा है उन पे, समझ लो। दूसरी बात, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से पोर्शन अमेंड हुए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1G भी अमेंड किया गया, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड ऐड किया गया कि एसोसिएशन को फॉर्म करने की आज़ादी होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की आज़ादी होगी, है ना। इसके अलावा हमने देखा आर्टिकल 43B ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। इसके अलावा हमने देखा कि पार्ट 9B ऐड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? नंबर 1, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाया जाए तो भैया उसके लिए एक बोर्ड तैयार किया जाएगा। कोऑपरेटिव्स को रन करने के लिए कोऑपरेटिव बोर्ड होगा। बोर्ड के कितने मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, इलेक्शन कैसे किया जाएगा, ये सब कौन है ना। नंबर 1, इलेक्शन कैसे किया जाएगा। नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, है ना, और है ना, मैनर ऑफ इलेक्शन। और अगला ऑडिटिंग इनकी कैसे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर में बाय लॉ प्रोवाइड, तो स्टेट के अपने अपने लॉ के तहत वो होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ये 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी भी कोऑपरेटिव में नंबर ऑफ मेंबर 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और टोटल जो मेंबर होंगे उनमें से एटलीस्ट एक होगा SC प्लस ST, इनमें से कोई भी, और एटलीस्ट 2 होगी वुमन। टोटल मेंबर्स में से एटलीस्ट 2 वुमन होनी चाहिए, एक SC और ST होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है। दूसरी बात, ऑडिटिंग कौन करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर की ऑडिट, है ना, कब कब हो। इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले ऑडिट हो जाना है। फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के 6 महीने के बाद, है ना, मतलब मान लो ये मार्च हुआ, मार्च के 6 महीने काउंट कर लो, उन 6 महीने के अंदर उनका ऑडिटिंग साल का हो जाना चाहिए और ऑडिट की रिपोर्ट उन्हें फाइल भी करनी पड़ेगी बिफोर सच अथॉरिटी एज स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। अगला, इलेक्शन। हो सकता है कि बोर्ड पूरा रिटायर हो सकता है बोर्ड का कोई एक मेंबर मेंबरशिप लूज कर चुका हो, तो इसका इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स।
कोई भी बोर्ड अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो वो बोर्ड सस्पेंड नहीं किया जाएगा बियॉन्ड 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर उस बोर्ड का, ठीक है, जो इलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। बोर्ड की नॉर्मल टर्म होगी 5 इयर्स। अगर पहले डिसॉल्व कर दिया गया बोर्ड तो भैया उसके लिए इलेक्शन किया जाना चाहिए, है ना, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बोर्ड और बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी। समझ रहे हो, बिफोर 6 मंथ्स ऑफ सच सस्पेंशन, ठीक है ना। तो 6 महीने से ज़्यादा आप सस्पेंड नहीं रख सकते। आपको जो है बोर्ड, अगर मान लो आपने सस्पेंड कर भी दिया ऑन दीज ग्राउंड जो आपने याद नहीं रखने हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कोऑपरेटिव सस्पेंड या सुपरसीड नहीं की जाएगी अगर गवर्नमेंट की उसमें शेयर होल्डिंग ना हो, केस नंबर 1, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें नहीं दी हुई है। दैट मीन्स कोऑपरेटिव्स को सस्पेंड करने की पावर गवर्नमेंट तब नहीं रखेगी अपने पास अगर उसके पास नंबर 1 ना तो कोई शेयर होल्डिंग है, मान लो फालतू में क्यों बना हुआ है मास्टर वो, ना उसने कोई लोन दे रखा है, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या एनी लोन गारंटी दे रखी है। तो इन सारे केसेस में गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी उसे सस्पेंड करने की। लेकिन एक केस में पावर है, कब? जब वो कोऑपरेटिव बैंकिंग फंक्शन को, है ना, कर रही है। अगर वो कोऑपरेटिव एक बैंकिंग कोऑपरेटिव है, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो भाई साहब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उस पर लगेगा। दैट मीन्स वहाँ आरबीआई के पास पावर आ जाएगी। आरबीआई के पास बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत अब पावर आ गई है कि वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके बोर्ड को वो कभी भी सुपरसीड कर सकता है फाइनेंशियल प्रूडेंसी के लिए। जो आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जैसा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क नॉर्मल बैंकों के लिए होता है, ऐसा ही सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क कोऑपरेटिव बैंकों के लिए होता है। तो ये जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है आरबीआई का, ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क आरबीआई लागू कर सकता है। उसकी पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आरबीआई को मिलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या क्या एनबीएफसीज आर दे रिकॉग्नाइज्ड एज बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर नहीं तो एनबीएफसी को रेगुलेट करने की पावर आरबीआई के पास कौन से एक्ट के तहत आ रही है? ये सब चीज़ें भाई साहब हमने, एक मिनट, कहाँ गया वो, मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ें हमने, हाँ, ये सब चीज़ें हमने यहाँ कवर कर रखी है। पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, बहुत सारे लोग जो है अब इसमें एनरोल कर रहे होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है ना। तो अगर आप अभी एनरोल इसमें करना चाह रहे हैं तो भाई साहब, ठीक है, ये पूरा 3000 मत दीजिए, ठीक है। अभी मैंने ये इसमें एक कूपन कोड, आई थिंक, हाँ, MY50, ये कूपन कोड लगाना तो ये 3000 का कोर्स आपको 1500, ये मैंने इसलिए किया यार कि, है ना, बड़े सारे लोग जो एनरोल कर रहे थे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसमें भी डाला ग्रुप में, वो एनरोल करे जा रहे थे। मैंने उनको बोल रखा है कि यार 1 महीने का ही एनरोलमेंट अब बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ये कोर्स तो एक्सपायर हो जाएगा, आपकी एनरोलमेंट एक्सपायर हो जाएगी। तो, है ना, उसके लिए अगर आप अभी एनरोल कर रहे हैं तो प्लीज़ ये कूपन कोड अप्लाई करो, है ना, तो हाफ प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर ये पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करना चाह रहे हैं तो यू कैन प्रैक्टिस हियर, है ना, अच्छे से अगर आपको करना है। ऑडिट वगैरह का देखो, मैंने बताया कि ऑडिट का प्रोविज़न कौन करेगा, हाँ, ये स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि कौन और कैसे इसका ऑडिट किया जाना है। बाकी जनरल मीटिंग वगैरह इतना आपको, है ना, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न्स, है ना, कि भैया हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बस इतनी सी बात है। बाकी अगली बात कि, हाँ, वही बात कि यूनियन टेरिटरी पे ये लागू होगा क्या, तो लागू होगा, पर प्रेसिडेंट उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेम प्रोविज़न है सबके, सेम प्रोविज़न है, समझ रहे हो। बस बाकी हमें उतना, ठीक है, वो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी बातें हैं जहाँ से वो आपसे सवाल बना सकते हैं बोर्ड से रिलेटेड, या ये, है ना। एम लक्ष्मीकांत में एक बड़ा आपको इसमें चैप्टर दिखेगा, उसको मत पढ़िए, उसके प्रोविजन से नहीं बना रहा है भाई वो क्वेश्चन, पूछेगा इन्हीं में से, ऊपर में से टॉप की जो चीज़ें हैं ऐसे ही पूछ ले, कन्फ्यूज़ तो वो यहीं वैसे कर देगा इसमें कि ये लागू किस पे हो रही है आज के दौर में। तो ये सिर्फ ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू नहीं हो रही है, बस जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो, हाँ, सेंट्रल जो हमारा कोऑपरेटिव
जो सोसाइटी है, ठीक है, हाँ, वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो बनी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जो रजिस्टर हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस उन कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लागू हो रहा है। ये बाकियों पे, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे लागू नहीं हो रहा है ये एक्ट के प्रोविज़न एज ऑफ नाउ, ये अमेंडमेंट के प्रोविज़न। सो थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा म्यूनसिपैलिटी और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो 5th और 6th शेड्यूल को हम 15 मिनट के अंदर उसे कवर करेंगे, ठीक है, बेयर एक्ट के थ्रू। एक उसके बाद डायरेक्ट और सेशन आएगा लगभग 30 मिनट का, जिसमें हम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लस रीसेंट NHRC है ना, और प्लस रीसेंट जो एक चेंज हुआ है वो, हाँ, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इस पे, ठीक है, इन पे हम वो बना सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बॉडी को कवर करना आई डोंट थिंक कि उतना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इनका उतना नहीं है यार, NHRC वगैरह वगैरह का। यूपीएससी में इस टाइप के सवाल वो अभी उतने नहीं पूछ रहा है। मेन जो चीज़ें हैं वो हमने पॉलिटी में ऑलरेडी कवर कर रखी है। उसके बाद जो बचता है, ठीक है, एक सेशन, छोटा सेशन, वो इन पे भी आएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविज़न का। अब मुझसे कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि सर सेंटर स्टेट रिलेशंस पे तो आपने सवाल बनाया ही नहीं, ये इतना कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो अगर इससे सवाल आ भी गया, ये वाला पोर्शन छोड़ ही दो, ये वाला पोर्शन छोड़, हाँ, एक बच गया हमारे, एक इंपॉर्टेंट बात बच गई हमारे, वो है इमरजेंसी प्रोविज़न। हाँ, वो मैं आपको बताने वाला था। उस पर भी 15 से 20 मिनट का, तीनों इमरजेंसी 15-20 मिनट के एक सेशन में, जो अगले ये 3 सेशन है, आई थिंक कल ही मैं ये तीनों सेशन ले लूँगा और कल पूरा समाप्त हो जाएगा इसके लिए, है ना, अभी का पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और आप फिर रिवाइज करते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन की ये वाली चीज़ें, ये बहुत ही वो है, ये है ना, फालतू की हेक्टिक चीज़ें हैं। मान लो इसमें से अगर क्वेश्चन बन भी गया तो फालतू के क्वेश्चन बनेंगे कि कौन कहाँ टैक्स लगा रहा है, कौन कहाँ टैक्स नहीं लगा रहा है, कितना टैक्स किधर लगेगा, ये है ना, ये फालतू की चीज़ें हैं कसम से। तो वो, हाँ, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर किया जाए तो उतना नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। बस कल हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आई थिंक हम किए हुए हैं, कैग इसमें 5 मिनट लगेंगे, है ना, वो तो हम दोनों कवर किए हुए हैं। आपके अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, वो तो कवर ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। और क्या बचता है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वो एक ही बात है, ठीक है, इनके प्रोविज़न। और क्या बचता है हमारे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंटली। और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इसमें, ठीक है, उनको सबको, फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसको यहाँ पे कैट को, ठीक है, कवर करेंगे। ये इसमें एक ही सेशन में ये सारी बॉडीज़ इसमें कवर की जाएगी। और फिर NHRC हो गया और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, हाँ, ये इसलिए क्योंकि इन पे रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप गिविंग योर फीडबैक। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये जो पूरी सीरीज़ है ये आपको कैसी लगी। और आई थिंक, है ना, जो मेजर पार्ट है पॉलिटी का वो इसके साथ यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ बड़ा बचता नहीं है इसमें। और आई होप यार ये आपको मतलब एटलीस्ट अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, मतलब मुझे जो भी लोग प्री दे रहे होंगे, आपका रिज़ल्ट जैसा मर्जी हो, ठीक है, रिज़ल्ट की चिंता मत करो। और दूसरी बात ये है कि रिज़ल्ट ऐसी चीज़ है कि कोई भी, है ना, मैं खुद भी कहता हूँ कि अगर मैं भी अभी, मान लो अगर मैं भी अटेम्प्ट दूँ आज, कल या अगले साल, तो हो सकता है मैं भी उसमें फेल हो जाऊँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पिछले 2-3 साल से मैं लगातार क्लियर करता आ रहा हूँ, वो अलग बात है, हो सकता है ना भी हो, तो उस पर हमें उतना नहीं जाना चाहिए। जो मेन मामला है वो ये कि आपने या हमने जो कोशिशें अभी की है वो कोशिशें सही दिशा में हुई या नहीं। तो उसके लिए जिस भी दिन, है ना, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिस भी दिन आपका प्री हुआ, शाम को आप मुझे, ठीक है, यहीं नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, या फिर मुझे टेलीग्राम में आके बताइएगा कि जो हमारे ये
23 to 24 जितने भी ये सेशन हुए हैं, है ना, ज़्यादा नहीं हुए हैं। आई थिंक ये 24-25 घंटे के टोटल पॉलिटी, भाई ये अलग ही चीज़ है, 25 घंटे में टोटल पॉलिटी। सो ये एक नेक्स्ट चीज़ हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ भी चीज़ उतनी मेजर छूटी हुई है। सो ये जो हमने इतना टाइम लगाया, इसका कितना बेनिफिट आपको रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, सी यू आफ्टर प्रीलिम्स।